कंटेंट लिस्ट आ जाएगी ताकि आपको पता चल जाए आप जो देखना चाह रहे हैं इस वीडियो में वो क्या आया इसमें मौजूद है या नहीं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सेक्शन 120 क्या कहता है हमें, जिसमें असेसमेंट के बारे में बताया जाएगा कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में असेसमेंट क्या होती है। फिर हम देखेंगे सेक्शन 120B क्या है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ प्रोसीडिंग्स। देन उसके बाद बेस्ट जजमेंट असेसमेंट क्या होती है, सेक्शन 121। ये वो सारे सेक्शंस हैं जिसके तहत टैक्स पेयर की असेसमेंट की जा सकती है, मतलब उसे टैक्स फाइनलाइज किया जा सकता है, उसे टैक्स लगाया जा सकता है। देन उसके बाद आ रहा है अमेंडमेंट ऑफ द असेसमेंट्स, सेक्शन 122। अमेंडमेंट क्या होती है कि एक सेक्शन आपको टैक्स लगा हुआ है, ऑलरेडी टैक्स आपने लगा हुआ है, उस असेसमेंट के अंदर आपकी कुछ अमेंडमेंट कर देनी है, कुछ तब्दीली कर देनी है, उसको कहते हैं अमेंडमेंट इन असेसमेंट्स, 122 की होगी। देन 122C हम देखेंगे, उसके बाद 122D देखेंगे, एग्रीड असेसमेंट इन द सर्टेन केसेस। एग्रीड असेसमेंट भी होती है कि टैक्स पेयर और कमिश्नर जब दोनों एग्री कर जाते हैं एक टैक्स की अमाउंट पे, तो फिर उसको कहते हैं एग्रीड असेसमेंट। फिर उसके ऊपर जो ऑर्डर पास करेगा कमिश्नर वो एग्रीड असेसमेंट का होगा। देन 123 का देखेंगे हम, 124 और 125। तो ये वो सेक्शन है कि जो कि असेसमेंट से रिलेटेड है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेक्शन 120 से। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की नई इन्फॉर्मेशन और नई वीडियो आने से पहले आपको इजीली पता चल जाए। असेसमेंट क्या होती है जी? असेसमेंट मीन अ कंप्लीट स्क्रूटनी ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द टैक्स पेयर इन हिज रिटर्न। कंप्लीट स्क्रूटनी करनी होती है जो टैक्स पेयर ने अपनी रिटर्न में जमा करवाया होता है। अगर उससे कमिश्नर एग्रीड कर जाता है तो फिर उसकी रिटर्न को नहीं छेड़ता। अगर उसकी रिटर्न से डिसएग्री कर जाता है तो फिर उसके बाद उसको एक नया टैक्स लगा दिया जाता है। तो ये ऑटो जनरेट हो जाता है। 120 का ऑर्डर होता है जो ऑटो जनरेट होता है, मतलब जैसे ही आपने रिटर्न फिल की कुछ देर बाद एक 120 का ऑर्डर ऑटोमेटिक आपके लॉगिन में आ जाता है कि जी आपका असेसमेंट ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया गया और आपको 120 का असेसमेंट ऑर्डर जारी कर दिया गया है। तो क्या होता है 120 का, व्हेन अ टैक्स पेयर फर्निशेस अ रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स फॉर अ टैक्स ईयर, द टैक्स पेयर्स रिटर्न will be accepted as such without any question. So the return itself will be treated as an assessment order by the commissioner. The calculation made by the taxpayer of total income, exemption claimed, computation of the tax due thereon will be accepted. मतलब उस रिटर्न में जो भी आपने दिया है वो आपका एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, उसको एज अ असेसमेंट ऑर्डर कंसीडर किया जाएगा। आपको जहां पर भी असेसमेंट ऑर्डर की जरूरत पड़ेगी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते ये कि आया उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं रेज हो गया। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो फिर वही आपका असेसमेंट ऑर्डर है। आप अपने टैक्स से बरी जिम्मा हो गए, जो आपने टैक्स उस साल जमा करवा दी है या जो भी आपने अंदर काला चिट्टा लिख दिया आप उस साल बरी हो गए, अनलेस कि आपसे कोई आपको नोटिस आए और उसके बाद अमेंडमेंट हो, वो फिर प्रोसीजर आगे कंसीडर स्टार्ट होता है। Thus, the proof of furnishing return of income to the commissioner by the taxpayer for any tax year will be sufficient that assessment has been completed and the assessment order have been made by the commissioner. तो कहने का मतलब ये कह रहा है कि इनकम टैक्स की रिटर्न जो आपने सबमिट करवा दी है वो आपके लिए काफ़ी है कि जहां पर भी आपसे पूछा जाएगा कि आया आपने अपनी असेसमेंट करवाई है, कि आया आपने टैक्स दे दी है, तो वो जो रिटर्न को शो करवा देना, इसका मतलब आपने अपनी रिटर्न सबमिट करवा दी है, कमिश्नर ने एक्सेप्ट कर ली हुई है। इफ सच अ रिटर्न इज नॉट कंप्लीट, द कमिश्नर shall issue a notice to the taxpayer informing him of deficiencies. अगर कमिश्नर को लगता है कि आपके रिटर्न में कुछ डेफिशिएंसीज हैं तो फिर वो क्या करेगा, आपको नोटिस इशू करेगा कि अपनी डेफिशिएंसीज के बारे में एक्सप्लेन करें। सच अ नोटिस कैन बी इशूड अप टू 180 डेज। जिस वक्त आपने रिटर्न फाइल की है उसके 180 डेज के अंदर अंदर उसकी डेफिशिएंसी का नोटिस इशू करना है, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न वाज फर्निश्ड। In response to such a notice, if taxpayer fully complies the requirement of the notice, it will be treated as an assessment. मतलब 180 दिन के अंदर उसने आपको नोटिस डाला कमिश्नर ने, आपने उस नोटिस की कंप्लाइज कर दी, ठीक है, इसका मतलब आपने जो अपनी असेसमेंट करवानी थी वो असेसमेंट आपकी कंप्लीट होगी। लेकिन अगर वो नोटिस नहीं आता तो फिर भी आपकी जो पहले वाली असेसमेंट है 120 वाली असेसमेंट वही फाइनल असेसमेंट कंसीडर होगी। However, the commissioner may conduct audit of the income tax affairs of a person according to the criteria laid down by the Federal Board of Revenue. हाँ, कमिश्नर जो है आपकी रिटर्न का ऑडिट कर सकता है। ऑडिट में क्या होता है, आपने जितनी अपनी इनकम शो करवाई है, जितने आपने एक्सपेंसेस शो करवाए हैं,
अगर आप बिजनेसमैन है तो वो आपके तमाम एक्सपेंसेस के डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग सकते हैं, आपकी तमाम इनकम का सोर्स ऑफ इनकम मांग सकते हैं कि ये इनकम आपने जो सेल्स अपनी शो की है, मेन सेल्स ही होती हैं या अदर सोर्स इनकम है, तो उसके आपसे डॉक्यूमेंटेशन का प्रूफ मांगा जा सकता है। वो डॉक्यूमेंटेशन को वेरीफाई करने के बाद अगर वो एग्री कर जाते हैं तो फिर यही आपका असेसमेंट ऑर्डर होता है। लेकिन अगर वो कुछ अमेंड करना चाहेंगे तो फिर वो एक नया ऑर्डर पास करेंगे, तो उसके बाद जो ऑर्डर होगा वो असेसमेंट ऑर्डर कंसीडर होगा। नेक्स्ट आ रहा है रिस्ट्रिक्शन ऑफ प्रोसीडिंग्स, 120B आ रहा है नेक्स्ट। वेयर एनी पर्सन इंटाइटल्ड टू डिक्लेयर अनडिस्क्लोज्ड एसेट, जहां पर किसी ऐसे शख्स ने अपने अनडिस्क्लोज्ड एसेट का मतलब कि आपने एसेट अपने डिक्लेयर ही नहीं किए, कुछ आपके एसेट हैं लेकिन आपने अपने रिटर्न में शो नहीं किए, या अनडिस्क्लोज्ड एक्सपेंडिचर्स, आपने कोई ऐसे एक्सपेंडिचर भी शो नहीं किए जिसकी अमाउंट इतनी ज्यादा है कि जिससे आपने अपनी इनकम छुपा ली। जाहिर बात है आप एक्सपेंसेस वही करेंगे ना जो आप कमाएंगे। एक साल में आपने 10 लाख रुपया अर्न किया, उसमें से आपने 5 लाख एक जगह खर्च कर लिया था, वो आपने शो ही नहीं करवाया कि मेरा वो भी एक्सपेंस हुआ है, तो इससे क्या होगा, आपने अपनी इनकम जो है ना कम शो करवा दी। असल में आपकी इनकम 15 लाख बननी थी, आपने अपनी इनकम 10 लाख शो करवाई जिससे आपका टैक्स कम बना, तो ये आपके अनडिस्क्लोज एक्सपेंडिचर्स में आएगा। एंड अनडिस्क्लोज सेल्स, आपने सेल ही शो नहीं करवाई, सेल एक्चुअल आपकी 10 लाख की हुई थी, आपने उसको 8 लाख की शो करवा दिया, 2 लाख आपने कम शो करवा दिया। अंडर द एसेट डिक्लेरेशन एक्ट 2019 declare such asset expenditure or sale to pay tax, no proceeding shall be taken under this ordinance in respect of such declaration. Particular of such person making declaration and information in the declaration shall be kept confidential। 2019 में एक एसेट डिक्लेरेशन आया था जिसको कहते थे एसेट एमनेस्टी स्कीम, जिसमें अगर आपने कोई भी अपना एसेट शो नहीं करवाया आज तक, उसको आप एक फॉर्म फिल करें और फॉर्म फिल करके एफबीआर को जमा करवाएं, उसके ऊपर एक मिनिमम सा टैक्स है, वो टैक्स आप हमें जमा करवा दें। हम आपसे नहीं पूछेंगे कि ये आपने इतनी प्रॉपर्टीज कहां से बनाई, फिर इसके सोर्स ऑफ इनकम। तो ये 120 सेक्शन बी ये बताता है कि अगर आपने 2019 में कोई अपना अनडिस्क्लोज एसेट इनकम वगैरह डिक्लेयर कर दिया है और उस पर टैक्स भी दे दिया है, जितना 0.5 या 1 या 2% जितना भी था मिनिमम टैक्स था, तो उसके बाद आपसे उस अनडिस्क्लोज इनकम के बारे में नहीं पूछा जाएगा। मतलब रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि उसकी प्रोसीडिंग आप नहीं करवा सकता कमिश्नर जो आपने शो करवा दी है। एमनेस्टी स्कीम क्या होती है, दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, एमनेस्टी स्कीम एक ऐसी स्कीम गवर्नमेंट लॉन्च करती है कि जिसमें गवर्नमेंट को लगता है कि लोगों के अपने एसेट बहुत ज्यादा हैं, लोगों ने शो नहीं करवाए हुए, अगर वो अब शो करवाते हैं तो उन्हें टैक्स बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, अगर खुद ही शो करवाते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक स्कीम लॉन्च कर देती है जिसको एमनेस्टी स्कीम का नाम दे दिया जाता है। 2019 में ये आई थी कि हर बंदा जिसने भी अपना कोई प्लॉट, घर, प्रॉपर्टी या कोई पैसा या बैंक अकाउंट नहीं शो करवाया, वो एफबीआर को शो करवाए, अपनी रिटर्न में शो करवा दे और उसके ऊपर मिनिमम सा टैक्स, थोड़ा सा टैक्स बनता है, वो जमा करवा के बरियुज़ ज़िम्मा हो जाए, कि उसके ज़हन से ये निकल जाए कि अब इससे दोबारा से एफबीआर से पूछेगा कि ये आपने कहाँ से किया, ये ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये 2019 में आया था, इसको कहते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑफ प्रोसीडिंग 120B। देन आ रहा है 121 जी, ये आगे 2-3 जो सेक्शन आ रहे हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से कंसर्न है कमिश्नर का। पीछे तो आपने टैक्स पेयर ने खुद जमा करवा दिए, बात क्लियर होगी, लेकिन 121 सेक्शन और 122 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 121 में क्या कह रहा है, असेसमेंट इफ द रिटर्न इज नॉट फर्निश्ड। अब अगर कोई टैक्स पेयर रिटर्न ही फर्निश नहीं करता तो फिर क्या डिस्क्रिपेंसी निकालेगा। अब तक हमने ये सीखा कि जो रिटर्न फाइल होने के बाद अगर कमिश्नर डिसएग्री कर जाता है तो वो आपको नोटिस करेगा, नोटिस के बाद आप उसको एग्री करेंगे, उसको सेटिस्फाई करेंगे। अगर सेटिस्फाई कर जाता है तो आपका ऑर्डर ओके, अगर नहीं कर जाता तो फिर वो आगे क्या करता है। अब अगर रिटर्न ही फाइल नहीं की तो क्या करेगा कमिश्नर, इफ अ पर्सन रिक्वायर अंडर द लॉ टू फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम, हाँ तो ये 121 उस पे लगेगा जिसको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी था, जिसको मैंडेटरी ही नहीं उसके ऊपर 121 नहीं लगेगा। क्या कह रहे हैं, इफ अ पर्सन रिक्वायर्ड अंडर द लॉ, अगर कोई शख्स जिसको कानून के तहत ये रिक्वायर्ड था कि फर्निश करे अपनी रिटर्न फॉर इनकम और एनी स्टेटमेंट, फेल्स टू डू सो विद इन द ड्यू डेट और फेल्स टू प्रोड्यूस हिज अकाउंट फॉर ऑडिट इफ सो रिक्वायर्ड, ये तीनों काम अगर उसने करने थे और नहीं किए तो क्या होगा, द कमिश्नर कैन हिमसेल्फ मेक एन असेसमेंट on the basis of any available information in respect of that person। तो कमिश्नर जो है खुद से आपके ऊपर टैक्स लगाकर एक ऑर्डर पास कर देंगे जो ऑर्डर कहलाएगा 121 का ऑर्डर।
जिसमें उसकी बेस्ट जजमेंट होगी कमिश्नर की कि वो देखेगा कि इस शख्स की क्या इनकम और क्या सोर्सेज इसके बनते हैं, जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन उसके पास है उसके मुताबिक वो एक ऑर्डर पास कर देंगे जो आपका असेसमेंट ऑर्डर कंसीडर किया जाएगा, जिसको कहेंगे 121 का ऑर्डर। एज दिस असेसमेंट इज बीइंग मेड इन द एब्सेंस ऑफ अदर पार्टी। ठीक है, अब देखें रिटर्न 121 की नहीं जमा करवाई, नोटिस भी किए, फिर भी उन्होंने 114 की रिटर्न जमा नहीं करवाई टैक्स पे ने, कमिश्नर ने नोटिस भी डाले फिर भी उसने जमा नहीं करवाई, तो फिर अंडरस्टूड है वन साइडेड होगा, वन पार्टी होगा ये। अदर पार्टी द कमिश्नर शुड नॉट एक्ट डिसऑनेस्टली। अब लॉ में कुछ कदगन भी है कि आपने डिसऑनेस्टली नहीं करना है। ही शुड मेक अ फेयर जजमेंट एंड शुड बी गाइडेड बाय द रूल्स ऑफ जस्टिस। रूल ऑफ जस्टिस के मुताबिक लगाएगा, ऐसे ही अंधा टैक्स नहीं लगा देगा उस शख्स को। द असेसमेंट शुड बी रीजनेबल एंड शुड नॉट बी बेस्ड प्योरली ऑन कमिश्नर्स पर्सनल ओपिनियन। पर्सनल ओपिनियन पे वो नहीं होना चाहिए कि मेरे हिसाब से ये, उसको कानून में जो बनता है उसके मुताबिक उसको लगाना पड़ेगा। ड्यू टू दीज रीजंस इट इज नोन एज द असेसमेंट बेस्ड ऑन द बेस्ट ऑफ कमिश्नर्स जजमेंट। इस बिना पर इसको कहा जाता है कमिश्नर की बेस्ट जजमेंट के ऊपर भी ऑर्डर 121 का कहलाता है। The procedure to follow regarding this assessment is as follow। अब कुछ प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। The commissioner will calculate the taxable income and the tax due thereon for the year on the basis of available information। ठीक है, वो उस बंदे का जो टैक्स बनता है, जो टैक्सेबल इनकम बनती है उसको कैलकुलेट करेगा, उसको एक्सेस करेंगे, खुद से कमिश्नर करेगा। As soon as possible after making such assessment, the commissioner shall issue assessment order to the taxpayer mentioning therein। जो नीचे दिए गए हैं बंदे उनके ऊपर कमिश्नर क्या करेगा, असेसमेंट ऑर्डर पास करेगा। द टैक्सेबल इनकम ऑफ द पर्सन फॉर द ईयर। उस असेसमेंट ऑर्डर में उसको बताना पड़ेगा कि उन्होंने कितनी उसकी इनकम एक्सेस की है, कि कमिश्नर के मुताबिक कितनी इस बंदे की इनकम बनती थी साल की। जाहिर बात है जब इनकम एक्सेस करेंगे तभी तो टैक्स उसका कैलकुलेट होगा। नंबर 2 बताना पड़ेगा द अमाउंट ऑफ टैक्स ड्यू, कि जो ऑर्डर पास किया जा रहा है 121 का उसमें टैक्स पेयर का कितना टैक्स ड्यू बनता है वो बताना पड़ेगा। द अमाउंट ऑफ टैक्स ऑलरेडी पेड, क्या आया उसने कोई ऑलरेडी टैक्स पे किया है। अब वो कमिश्नर को कैसे पता चलेगा, क्योंकि अब तो सिस्टम सारा ऑनलाइन हो रहा है। अगर कहीं से कोई पेमेंट करते हैं उसके नाम पे कोई टैक्स कटता है तो वो FBR में ऑनलाइन आ जाता है, तो वो भी सारी सिक्योरिटी करनी पड़ेगी। फिर बताना पड़ेगा इतना टैक्स इसका ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है और इतना इसने अब पे करना है। The time, place and manner in which the appeal can be made in respect of such assessment order। और उस ऑर्डर के अंदर ये लिखना लाजमी होगा कि इस ऑर्डर के अगेंस्ट अगर टैक्स पेयर अपील में जाना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, क्या टाइम उसका स्टार्ट होगा, क्या लिमिटेशन होगी, वो सारा उसके अंदर उसको मेंशन करना पड़ेगा। The assessment order under this section can be issued within 5 years after the end of the tax year for which the return is not furnished and so the assessment is being made। अब टाइम लिमिटेशन बता दी कि कब जब जो है ना कमिश्नर 121 का ऑर्डर पास कर सकता है। देखें 2000 फॉर एग्जांपल 2000 की रिटर्न सबमिट नहीं की एक टैक्स पेयर ने, 2000 का जो लिमिटेशन थी वो एंड हो गई, मतलब जिस साल वो टैक्स ईयर खत्म होना था उसकी डेट ऑफ फाइलिंग थी वो डेट खत्म हो गई। उसके बाद से जो 5 साल होंगे टैक्स ईयर, 5 साल टैक्स ईयर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक का पीरियड टैक्स ईयर कहलाता है। और फिर अगर इंडिविजुअल है तो वो सितंबर 30 सितंबर तक उसकी डेट होती है, और जो अगर कंपनी है तो उसकी दिसंबर 30 तक उसकी फाइलिंग डेट होती है। इसके बाद से जब टैक्स ईयर एंड होगा तो वो वाला टाइम पीरियड जो होगा वो कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद से 5 साल उसके पास बनेंगे। 5 साल के अंदर अंदर जो है कमिश्नर क्या कर सकता है, 121 का ऑर्डर पास कर सकता है। अमेंडमेंट इन द असेसमेंट सेक्शन 122। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो वो असेसमेंट 121 कर दी उन्होंने कमिश्नर ने कि विदाउट एनी रिटर्न जो है ना वो सेक्शन लगता है, उस पर 121 लगता है अमेंडमेंट, तो नाम से लग रहा है अमेंडमेंट, तो अमेंडमेंट होगी उसमें अगर ऑलरेडी असेसमेंट होगा तो, मतलब रिटर्न फाइल की है, असेसमेंट ऑर्डर हो गया 120 का, उसमें कुछ उन्होंने अमेंड कर दिया तो वो 122 के सेक्शन में देखेंगे। Whenever an assessment order has been made under any of the above 2 methods, the commissioner feel necessary to change such order so that the correct amount of the tax should be charged from the taxpayer and the previous order can be amended. The commissioner can only amend the order if in his opinion incorrect income
incorrect exemption, wrong tax relief or rebate was calculated in the original assessment order. The amendment can also be made if the commissioner of the income tax has definite information that the assessment is incorrect. अब तक हमने जो असेसमेंट ऑर्डर देखे वो 120 का देखा, जो रिटर्न फाइल होने के फौरन बाद ऑटो जनरेट हो जाता है। दूसरा हमने देखा 121 का असेसमेंट ऑर्डर। अगर कमिश्नर देखे कि इन दोनों में से कोई डिस्क्रिपेंसी फिर क्रिएट हो गई है या एक और इंफॉर्मेशन हमारे पास अब आ गई है जो डेफिनेट इंफॉर्मेशन है, तो उस डेफिनेट इंफॉर्मेशन की बिना पर पिछले इशू किए गए दोनों ऑर्डर में से जो भी होगा उसको अमेंड करने का इख्तियार है कमिश्नर के पास। An amended assessment order can be passed by the commissioner within 5 years of the original orders. ओरिजिनल ऑर्डर जब पास किया उसके बाद से विद इन 5 ईयर के अंदर अंदर उसको अमेंड किया जाएगा। 5 साल गुजरने के फौरन बाद ही वो अमेंड नहीं होगा। फॉलोइंग प्रोसीजर शुड बी ऑब्जर्व फॉर अमेंडमेंट। ये अमेंडमेंट प्रोसीजर उन्होंने थोड़ा सा बताया। इन द केस अ रिवाइज्ड रिटर्न ऑफ इनकम हैज बीन फर्निश्ड, सच रिटर्न इटसेल्फ विल बी ट्रीटेड एज अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर। आपने रिटर्न सबमिट की, आपको खुद से लगा कि मैंने कोई चीज इसमें ऐड नहीं की या कोई चीज मिस हो गई है, मेरे से भूल गया हूं, आप अपनी रिटर्न को खुद से रिवाइज कर लेंगे, तो ये भी आपका अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर कंसीडर होगा। व्हेन एन ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर हैज बीन अमेंडेड द कमिश्नर कैन फर्दर अमेंड देम। अमेंड किया आपने, ओरिजिनल ऑर्डर अपना अमेंड किया, तो कमिश्नर इसको फर्दर अमेंड भी कर सकता है। The commissioner will issue an amended assessment order mention the detail regarding assessment and manner of appeal. जब कमिश्नर अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर पास करेगा तो वो फॉलोइंग मैनर्स में करेगा, मतलब ये चीजें उसमें लिखना लाजमी होंगी। द असेसमेंट कैन ओनली बी अमेंड आफ्टर गिविंग द टैक्सपेयर एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। कि आपको उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड करनी पड़ेगी, उसको सुनना पड़ेगा, उसको नोटिस डालना पड़ेगा। नोटिस का भी रूल है कि 15-15 दिन के अंदर के वक्फे से आपने टैक्स पेयर को कम से कम 3 आपने नोटिस डालने हैं। 3 नोटिस डालने के बाद भी अगर वो नहीं आता तो आप अमेंड कर सकते हैं, लेकिन नोटिस डाले बगैर अपनी आप मर्जी से एक्स पार्टी ऑर्डर पास नहीं करेंगे। Such an amendment shall be made within 120 days of issuance of show cause notice। ठीक है, 120 दिनों के अंदर शो का नोटिस इशू होने के 120 दिन के अंदर में आप क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, लेकिन वो पीरियड एक्सटेंड किया जा सकता है फर्दर 90 डेज तक। इन अ केस वेयर अ टैक्स पेयर रिसीव अ नोटिस रिगार्डिंग असेसमेंट फ्रॉम अथॉरिटीज, इफ ही वांट्स टू सेटल द केस ही मे फाइल ऑफर ऑफ सेटलमेंट। इन केस अगर कमिश्नर की तरफ से नोटिस आता है टैक्स पेयर को कि जी हम आपके असेसमेंट को अमेंड करना चाह रहे हैं या असेसमेंट करना चाह रहे हैं 121 या 122, तो एग्रीड असेसमेंट में वो फॉल कर सकता है। वो अपनी ऑफर फाइल करेगा कि जी मैं इतना टैक्स दे दूंगा। अगर वो ऑफर एक्सेप्ट करता है कमिश्नर तो फिर वो एग्रीड असेसमेंट होकर 122D का ऑर्डर पास कर दिया जाता है। दिस ऑफर मस्ट बी मेड इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म बिफोर द असेसमेंट ओवरसाइट कमेटी। The committee, after examining the offer, may call for the record of the case. The taxpayer will be provided an opportunity of being heard. The committee may accept or modify the offer of taxpayer and communicate its decision to the taxpayer। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट देने के बाद चला जाएगा, कमेटी डिसाइड करेगी कि इसका टैक्स अमेंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। In case the taxpayer is satisfied with the decision, he will deposit the amount of the tax payable including any penalty as per decision of the committee. In such a case, the commissioner will amend the assessment in accordance with the decision of the committee after the amount is received। ठीक हो गया, वो जितनी पेनल्टी वगैरह लगाते हैं वो सारी जमा करवा देगा तो उसका ऑर्डर पास कर दिया जाएगा। The taxpayer shall waive the right of the appeal। हाँ जी, अब 122D का ये बड़ा खतरनाक सा पॉइंट है कि इसमें क्या हो जाता है, टैक्स पेयर का वेव हो जाता है, ये इख्तियार खत्म हो जाता है, उसका हक जो है वो खत्म हो जाता है अपील करने का। अगेंस्ट सच amended assessment where the commissioner has not been able to arrive at the consensus or where the taxpayer is not satisfied with the decision of the committee, the case will be referred back to the commissioner for the decision। तो यहां पर उसका राइट खत्म हो जाता है, जैसा कि कमिश्नर अपील के पास जाने का इख्तियार होता है हर ऑर्डर के अगेंस्ट टैक्स पेयर का। तो लेकिन अगर उसने एग्रीड असेसमेंट करवा ली है अपनी,
तो फिर इसका मतलब है कि वो अपनी अपील फाइल नहीं कर सकता। द अबव मेंशन कमेटी विल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, तो जो कमेटी ऊपर बताई गई है उसमें चीफ कमिश्नर एक मेंबर होगा, कमिश्नर मेंबर होगा और एडिशनल कमिश्नर, ये 3 पर्सन होंगे। जो एडिशनल कमिश्नर है वो 19 ग्रेड का, कमिश्नर 20वें स्केल का और चीफ कमिश्नर 21वें स्केल का पर्सन होगा। ये 3 बंदे मिलकर एग्रीड असेसमेंट का ऑर्डर पास करेंगे। However, this section will not apply in the cases of concealment of income or where the interpretation of question of law is involved having effect on other cases. अब क्वेश्चन ऑफ लॉ इसमें क्या होता है और कंसीलमेंट क्या होती है। कंसीलमेंट कहते हैं कोई चीज़ आपने चुरा ली है, आपने कोई चीज़ दिखाई ही नहीं है, आपने कोई चीज़ डिस्क्लोज ही नहीं की। जैसे प्रीवियस मैंने आपको बताया अनडिस्क्लोज्ड इनकम, अनडिस्क्लोज्ड एक्सपेंडिचर और अनडिस्क्लोज्ड सेल्स के बारे में बताया, तो वो कंसीलमेंट में, अगर आपने चोरी कर ली है, अपनी रिटर्न में नहीं जमा करवाया, तो वो कंसीलमेंट में गिना जाएगा। या क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है क्योंकि कोई ऐसा क्वेश्चन कि जो कानूनी तौर पर ऑर्डर पास करने वाला नहीं कर सकता था, अपने दायरे कार से उसने बाहर जाकर काम किया, तो उसको आप कह लें क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है। तो एग्रीड असेसमेंट उस पर अप्लाई नहीं होती कि जो ऑलरेडी क्वेश्चन ऑफ लॉ कोर्ट ने डिसाइड कर दिया हुआ है, उसके खिलाफ डिसीजन या उसके हक में डिसीजन दे दिया है, तो उसके रद्दो बदल में आप कोई भी एग्रीड असेसमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब कोई भी पहले डिसीजन आ चुका है, आप जाकर ये नहीं कह सकते कि मेरे साथ आप ये काम कर लें या मुझे इतना टैक्स लगा दें, जबकि ऑलरेडी बाय फुटिंग वो मौजूद है कि इसको किसी शख्स को इतना टैक्स नहीं लगता, तो वो वाला काम 122D में नहीं किया जा सकता। In case of appeal against assessment, the amount of fee will be 5,000. Applicant is the company, 5,000 पे करेगा अपील के लिए, and 2,500 rupees in other cases. अपील के बारे में अगर उसने अपील करनी है तो वो इसमें तो नहीं लग सकता, लेकिन इसके अलावा अगर उसने किसी ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करनी है तो फिर वो सेक्शन जो उस पर लगेंगे वो 5,000 उसकी कंपनी की फीस होगी और 2,500 जो होगी इंडिविजुअल की फीस होगी। द प्रेस्क्राइब फी विल बी 5,000, ये हो गया ऑलरेडी। अगर कमिश्नर अपील के बारे में आपको क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है कि कमिश्नर अपील को कैसे अपील फाइल की जा सकती है, तो उसकी मेरी ऑलरेडी वीडियो मौजूद है जिसका ये थंबनेल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि फाइलिंग अपील बिफोर कमिश्नर अपील एंड फाइलिंग अपील बिफोर एपलेट ट्रिब्यूनल। फर्स्ट अपील और सेकंड अपील के अगर आपने लेक्चर लेने हैं तो वो मेरे यूट्यूब पे मौजूद हैं चैनल पर, आप जाकर उनको इस नाम से सर्च करके वो भी लेक्चर ले सकते हैं। आगे आ रहा है प्रोविजनल असेसमेंट इन सर्टेन केसेस। 123 प्रोविजनल का मतलब कि ऑन द स्पॉट आपने कोई असेसमेंट कर दी फॉर द टाइम बीइंग, कि आपका जो पॉइंट है वो आप क्लियर कर लें, उसके बाद एक कंप्लीट असेसमेंट बाद में देखी जाएगी। इफ अ कंसील्ड एसेट ऑफ एनी पर्सन इज impounded by any agency or government, the commissioner may issue a provisional assessment order or provisional amended assessment order for the last completed tax year. In such provisional order, the value of the asset will be treated as income of the taxpayer for the last tax years. अब अगर पिछले साल आपने रिटर्न जमा करवाई और उसमें आपका कोई एसेट डिक्लेयर कर दिया, एफबीआर नहीं किसी और एजेंसी ने बता दिया कि इस शख्स के पास फलां फलां एसेट भी इसके अंडर हैं या इसके नाम पर हैं, तो फिर एक प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर पास किया जाएगा फॉर द लास्ट टैक्स ईयर। He will be the provisional assessment order to the person and ask him to submit a new return of the income for the last tax year. The law allows the taxpayer to submit a return within 30 days from the date of service of such order. ठीक है, एक ऑर्डर उसको पास किया जाएगा, प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर, कि भाई हमें आपकी इंफॉर्मेशन मिली है, इसको आप खुद से अमेंड कर लें तो बेहतर है, उसके मुताबिक जो टैक्स बनता है वो टैक्स दे दें आप। In such cases, the concealed asset means any property or asset which the opinion of Commissioner of Income Tax was acquired from any income in subject to tax. इसके कहने का मतलब कि उसमें जो कंसील्ड एसेट का मतलब वो एसेट होगा कि जो आपने अपनी डिक्लेयर्ड इनकम के अलावा खरीदा हो। एक तो इनकम आपने अपनी डिक्लेयर कर दी, उसमें से आपने एसेट खरीदा, तो उसकी कोई कदगन नहीं होगी, उससे कोई पूछ नहीं होगा कि आपने इसका एसेट क्यों खरीदा। लेकिन अगर आपने कोई एसेट खरीदा है जो आपकी इनकम से बियॉन्ड जा रहा है, तो फिर उसकी आपके बारे में पूछगिछ होगी। The commissioner will then finalize
a provisional order as soon as practicable into the regular order under section 121 and 122। वो जो प्रोविजनल ऑर्डर आर्जी तौर पर पास किया गया था उस शख्स के लिए आफ्टर सारी सिक्रूटनी, सारा कुछ देखने के बाद, डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन करने के बाद दोबारा से एक ऑर्डर पास किया जाएगा जो 121 या 122 का होगा, जो भी उस पर सूरत हाल लगती होगी। अगर रिटर्न नहीं जमा करवाई तो फिर 121 होगा, अगर रिटर्न जमा करवा दी है, उसमें कुछ अमेंडमेंट हम कर रहे हैं, तो फिर वो 122 के सेक्शन में डील किया जाएगा। असेसमेंट आफ्टर डिसीजन ऑफ एन अपील। अब अपील में आप चले गए, आपके खिलाफ एक ऑर्डर पास कर दिया, अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया, आप उससे डिसएग्री कर गए 122D के अलावा। डिसएग्री करने के बाद आप चले गए कमिश्नर अपील के पास। कमिश्नर अपील ने आपके फेवर में एक डिसीजन पास कर दिया कि ठीक है, आप जो बात कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, आपका टैक्स ख़त्म कर दिया गया या टैक्स मिनिमाइज कर दिया गया, टैक्स कम कर दिया गया या जो भी कर दिया, उसके अगेंस्ट अब कमिश्नर जो है ना वो एक ऑर्डर पास करेगा जो कि 124 के सेक्शन में आएगा। When assessment order of the commissioner is set aside by the appellate tribunal, high court और supreme court, ये 3 कोर्ट्स हैं जहां पर आप अपील कर सकते हैं, and commissioner is asked to make a new assessment, such assessment order should be passed within 1 year। तो वो ऑर्डर क्या पास करना होगा? विद इन 1 ईयर। एक तो वो साल जिस साल आपका ऑर्डर आ रहा है, उसके बाद वाला जो 1 ईयर होगा वो वाला 1 ईयर कंसीडर होगा। Provided that this limit shall not apply if an appeal or reference has been made against the order passed by appellate tribunal, high court. However, if the decision of the appellate authority gives any other direction regarding an assessment, the period available to the commissioner for making such an assessment order or amended assessment order is up to 2 years। तो कोई अगर ऑलरेडी हाई कोर्ट की जजमेंट है या अपीलेट ट्रिब्यूनल को कोई ऑर्डर है, उसके अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास किया है, तो फिर उसके ऊपर ये चीज़ नहीं लगेगी। फिर उसके लिए क्या होगा? 2 साल का टाइम लिमिटेशन कंसीडर होगा। 1 साल तो वो जिस साल अपील ऑर्डर आया है, जैसे ही जून ख़त्म होगा वो 1 साल ख़त्म हो जाएगा, चाहे वो जून की 1 दिन पहले ही क्यों ना ऑर्डर सर्विस हुआ हो, 1 दिन वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब पूरा साल कंसीडर हो जाएगा। उसके अगला जो साल होगा उसमें 124 का ऑर्डर पास करना होगा। If an appellate authority has set aside or modified an assessment order, the commissioner may commence the proceeding from the stage at which such setting aside or modification has been ordered by the appellate authority. Such orders will not render it necessary to start the whole procedures of assessment afresh. The notices already issued, the return assessed statements and other particulars already furnished will be taken into consideration and will not be affected by the decision। मतलब आपका ऑडिट चल रहा था, ऑडिट होने के बाद आपको टैक्स लग गया, अब टैक्स लगने के बाद दोबारा से कमिश्नर अपील ने सेट असाइड कर दिया, रिमांड कर दिया, मतलब बैक कर दिया उसी कमिश्नर को कि दोबारा से वेरीफाई करें इसके डॉक्यूमेंटेशन। फिर दोबारा से सारे डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाने होंगे जो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं। हाँ, अगर कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है तो वो दोबारा दिया जा सकता है, लेकिन जो पिछले डॉक्यूमेंट हैं वो ख़त्म नहीं होंगे या वो गलत नहीं होंगे, उसी को दोबारा से आप एक्सेस करवा सकते हैं। इन केस द अपीलेट अथॉरिटी हैज़ प्रोवाइडेड डायरेक्ट रिलीफ, द कमिश्नर इज बाउंड to use order providing such relief within 2 months of the receipt of the decision. Where a decision has been given by the appellate tribunal or high court on the question of law, the said decision should be implemented even if the commissioner has filed an appeal against the decision. He can modify, reverse the assessment order within 1 year if the decision of next appeal is in the department's favor. ज़ाहिर बात है कि एक अपील आपने फाइल की तो वो या तो उसका डिसीजन डिपार्टमेंट के फेवर में होगा या फिर टैक्स पेयर के फेवर में होगा। लास्ट वन आ रहा है असेसमेंट ऑफ डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के अगेंस्ट असेसमेंट, डिस्प्यूटेड का मतलब कोई उसको कौन शो कर रहा है, ए शो कर रहा है या बी अपनी वेल्थ में शो कर रहा है। तो अगर कोई ऐसा डिस्प्यूटेड है जो कोर्ट में डिसीजन जा चुका है तो वो डिस्प्यूटेड बन जाता है। When the ownership of any property is in dispute, the case is pending in any civil court in Pakistan,
द असेसमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी मे बी पोस्टपोन बाय द कमिश्नर। उसको पोस्टपोन किया जा सकता है असेसमेंट को उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जिस प्रॉपर्टी को आप कोर्ट में ले जा चुके हैं। इन सच केसेस द असेसमेंट ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इनकम शुड बी पास्ड विद इन 1 ईयर ऑफ द कोर्ट्स डिसीजन। जैसे ही कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा कि ये प्रॉपर्टी अब फलां शख्स की है, तो फिर 1 साल के अंदर आपने वो डिसीजन पास करना होगा। 1 साल के अंदर कमिश्नर 125 का डिसीजन पास करेगा। फॉर एग्जांपल ए ने भी रिटर्न अपनी जमा करवा दी, बी ने भी जमा करवा दी, लेकिन एक प्रॉपर्टी इन दोनों के दरमियान डिस्प्यूटेड चल रही है जो कोर्ट में है, तो उस प्रॉपर्टी को दोनों ने नहीं शो किया अपनी वेल्थ में, तो दोनों के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, जैसे ही डिसीजन आ जाएगा कोर्ट का, विद इन 1 ईयर जो है उस प्रॉपर्टी को इन्हें डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हम ये किसकी प्रॉपर्टी है, उसके रिटर्न में वो शो करेंगे। In all the above cases of the assessment, the production of an assessment order or a certified copy of an assessment order shall be complete evidence that assessment has been made and the amount and all particular of the assessment are correct. तो ये आज की एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें आपको कंप्लीट गाइडेंस दी गई है अबाउट द असेसमेंट। सेक्शन 120 से लेकर हमने 125 को एक कंप्लीट थॉरली डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आपको बड़े अच्छे अंदाज से समझाने में मैंने अपनी कोशिश की है। अगर मेरी कोशिश आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।